नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑनिक्स पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार एसएससी सीजीएल 4 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीजीएल के, उसका प्रीवियस ईयर हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोग ने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके सबको देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। उसके पहले जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, कृपया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज़ आपके पास हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, ताकि उस पर जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो वो हम आपको दे पाएँ। और इससे पहले एक चीज़ और बताते हैं स्टार्ट करने से पहले, कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके स्क्रीन में जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 4 के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुआ है ना, 1, 2, 3 जितना भी सीजीएल हुआ है, सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और आपके ऑथेंटिकेशन के लिए मैं बता दूंगी, जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी से लिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, तो उन्होंने जहाँ पे प्रीवियस ईयर को एक जगह पे समराइज़ किया है, मैंने वहीं से पीडीएफ से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन कुछ भी कोई भी सा भी क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। तो आप इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछ रहा है, कैसा पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली बनाएं टाइम दे करके, और जो सो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं उसको आप नोट डाउन भी करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको हम हल्के में ले नहीं सकते हैं। चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए वृत्त आलेख में 2020 में 6 राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया है। वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये जो ABCD E और F होगा, ये F, ये चारों, ये 5-6 राज्य हैं, इनमें प्रत्येक का जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है। और नीचे में क्या है, सरकारी नौकरी करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत निम्न तालिका में दिया गया। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ तालिका, इसमें कितने % लोग नौकरी कर रहे हैं उसका ये परसेंटेज है, और ऊपर में जो है सो कितना जनसंख्या है किस राज्य में उसका परसेंटेज है। ठीक है, मतलब कुल जनसंख्या का ए राज्य में 19% है, कुल जनसंख्या का B राज्य में 18% है, C में 19% है। ये जनसंख्या का परसेंटेज है। और नीचे जो दिया हुआ है वो A राज्य में जितना जनसंख्या है ना उसका 42% नौकरी करता है, B में जितना जनसंख्या है उसका 32% नौकरी करता है। दोनों तालिका में आप अंतर को समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्य ई में ये वाला राज्य ई में नौकरी पाने वाले की जनसंख्या और राज्य ए में नौकरी करने वाले की जनसंख्या का अनुपात कितना है। ठीक, तो चलिए मानते हैं कि कुल जनसंख्या जो है पूरा X है। कुल जनसंख्या कितना है, X है। तो राज्य ई में देखा जाए तो राज्य ई में कुल कितना है, 14%। तो X का 14% हो गया। ये तो हो गया राज्य ई में कुल जनसंख्या, लेकिन नौकरी कितना कर रहा है ई में मात्र 28% लोग नौकरी कर रहे हैं। तो इसका फिर से 28%। इसका अनुपात निकालने का रहा राज्य ए से, तो फिर राज्य ए में कुल कितना जनसंख्या भाई, तो X का 19%। ठीक है, 19%। और नौकरी कितना कर रहा है इसमें से, 42%। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो ये X से X तो कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, 14 तिया 42, 3 बार में ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 28:19 तिया 57। ये आपका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक टी शर्ट का अंकित मूल्य 560 रुपया है। दुकानदार कृष्णा 16% की छूट देता है और 12% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो कृष्णा का लाभ % क्या होगा। चलिए ठीक, 560 रुपये MRP है। ठीक है, उस पर 16% छूट देता है, तो छूट देने के बाद फिर कितना % में वो बेचा, 84% में। मान लिया जाए कि उसका 560 का भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए कि उसका मार्क प्राइस M था। ठीक है, तो MP का कितना % में बेचा वो, 84% में, क्योंकि 16% का तो छूट दे दिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, CP के 112% के बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको लाभ हो रहा 12% का। इसका मतलब जितना रुपया में वो खरीदा
उससे 12% एक्स्ट्रा उसके पैकेट में आ रहा है, तब ना बोला 12% का हुआ। तो CP का 112% का बराबर होना चाहिए, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 से 100 कट गया। तो MP/CP जो है उसका रेशियो कितना आ गया, 112/84, ठीक। इसको अगर काटिए तो किससे कटेगा ये, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 दूनी 8, 4 8 32, 28, सॉरी 28। फिर ये 7 से 7 तिहाई का 8, 7 चौके 28, मतलब अनुपात आ गया 4:3। MP और CP का रेशियो 4:3 है, मतलब 4 इसका MP है और 3 इसका CP है। मतलब 3 रुपया में सामान खरीदा था, उस पर टैग लगा दिया है 4 रुपये का, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि इस पर कोई छूट ना दी जाए, मतलब जितना MP पे टैग लगाया उतना पे ही बेच दे, MP पे ही बेच दे, तो कितना % का लाभ होगा। तो 4 रुपया में वो खरीदा था, सॉरी 3 रुपया में खरीदा था, 4 रुपया में वो बेच दिया, तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 रुपया का लाभ हो जाएगा, कितने पे, 3 पे। तो % निकालने के लिए गुना 100 कर दीजिए, तो 100/3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 33.1/3%, ठीक है। ये आपका हो गया A। अगले क्वेश्चन को देखिए। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म और वार्षिक मृत्यु दर 6% और 3% है। अच्छा, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, देखिए। मतलब वार्षिक मृत्यु दर 6%, सॉरी 3%, 6% 3% है, मतलब कि 6% लोग जन्म लेते हैं और फिर उसी साल 3% लोग की मृत्यु भी हो जाती है। तो नेट जो इंक्रीजमेंट है वो तो 3% का ही हुआ ना, नेट इंक्रीजमेंट हर साल 3% ही होगा। देखिए इसको 2 तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। पहला तो आपका बेसिक ये हो जाएगा कि 5 लाख है, इसका 103% हो जाएगा पहला साल, ठीक है। फिर दूसरे साल जो है इस पूरे का 103% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे में 4 जीरो, ऊपर में 4 जीरो कट जाएगा, तो आपको बचेगा 103 गुना 103 गुना 50, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो जाएगा सक्सेसिव वाला कि नेट 3% का आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 2 साल तक इंक्रीजमेंट करना है, तो 3% का 2 साल के लिए सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता होगा x + y + x/y 100, ठीक है। तो उसी प्रकार से 3 को देख लीजिए, तो 3 + 3 + 3 तिहाई 9/100 हो जाएगा 6.09% का इंक्रीजमेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर 5 लाख का 6.0609/100 और दशमलव हटाने का फिर से 2 जीरो, ठीक है। तो 4 जीरो नीचे, फिर 4 जीरो ऊपर कट गया, तो बच कितना गया, 609 गुना 50, इतना का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 के बाद मेरा 4 4 6 × 5 = 30, तो इतना का इंक्रीजमेंट हो जाएगा 2 साल में। तो था कितना पहले भाई, 5 लाख, अब बढ़ कितना गया, 30,450, कुल कितना हो गया, इतना हो जाएगा 2 साल के बाद, 53,450, 53,450, 53 B आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिलीप 90 वस्तुएं 13,230 में खरीदता है और उसे 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, ठीक। तो एक वस्तुएं का विक्रय मूल्य क्या होगा, कोशिश करिए आप लोग एक बार। तो देखिए इसमें आप ऐसा करिए, मानिए कि लेट SP ऑफ 1 आर्टिकल X मान लीजिए, ठीक है। तो उसको हानि कितना होता है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो चूंकि A का विक्रय मूल्य X है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8X, है ना, यही उसका लॉस है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, लॉस बराबर क्या होता है, CP - SP, है ना। तो लॉस है आपका 8X बराबर CP कितना है भाई, 13,230 रुपया। SP कितना है, तो चूँकि आपने एक का SP X माना है, तो 90 वस्तु का SP कितना हो जाएगा, 90X, ठीक है। तो इधर 90 आ जाएगा, तो हो जाएगा 98X बराबर 13,230, ठीक है। तो X का मान कितना हो जाएगा, 13,230/98। इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 6498 और 14 बड़ियोतल से 14 से 126, 26 4 2 6 63 आ जाएगा ना।
तो 14 ठीक, 42, 14 56, ठीक है। 4 3 7 14 25 70, ठीक। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, 7 25 35, 135, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है सारे। और जहाँ पे थोड़ा सा लेंथी रहेगा तो वहाँ पे हम आराम से, और हो सके तो हम दोबारा भी फिर से बताएंगे, ठीक है। और उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और फिर आपको हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया से आपको जो होता है रिप्लाई करके बता दें, समझा दें क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षिता ने 25% की छूट पर एक छूट पर सोफ़ा खरीदा। उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि उसे यह छूट नहीं दी गई होती तो उसे इस सोफ़ा सेट के मूल्य के रूप में 22,400 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। तो लक्षिता ने सोफ़ा सेट के लिए कितना भुगतान किया? ओके, तो ये बताइए 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, ठीक है। तो ठीक है, इतना रुपया भुगतान करना, मतलब 4 रुपया उसका दाम था, ठीक है। और उस पर 1 रुपये का छूट है। 4 रुपया MP था मार्क प्राइस, उस पर 1 रुपये का छूट हो गया माइनस का, तो कितना में बिकेगा सामान? 3 रुपया में। तो 3 रुपया में उसको मिला छूट देने के बाद। और वो ऐसा देख पा रही है कि अगर उसको छूट नहीं मिलता तो 22,400 रुपया उसको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता। यहाँ पे छूट कितना हो रहा भाई? 1 रुपया का। यही 1 रुपया की वजह से ना उसको इतना रुपया बच गया। अगर 1 रुपया नहीं छूट दिया होता तो उसको इतना अधिक देना पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे 1 का मान दिया हुआ है आपको 22,400 रुपया, ठीक है। तो बोल रहा कि तो लक्षिता ने सोफ़ा सेट कितना भुगतान किया, लेकिन भुगतान तो वो की थी 3 रुपया। तो 1 का मान दिया हुआ तो 3 का मान फिर देख लीजिए, 22400 गुना 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 3 12 2 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 67,200, ये है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। RS 6400 पर 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा? देखिए, आप लोगों ने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो था एकदम सेम इसी मतलब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, जिसमें हमने आपको बताया था D2 बराबर 2 साल का अंतर जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का था, उसका D2 बराबर P/R/100 का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको आप लिख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के इस पे बनते हैं, जो कि इस फॉर्मूला पे आसानी से विथिन ए सेकेंड आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है। 6400 पर 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए अगर हम 1 साल के लिए लीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कहें चाहे उसको साधारण ब्याज कहें, बात तो बराबर है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात को? 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। और फिर करा और अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज, फिर यहाँ पे करा कि अब 6 महीना पे लेंगे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए ऐसा आप समझ लीजिए क्वेश्चन को कि 1 वर्ष को यहाँ पे हटा करके आप 6 महीना कर दिए, 2 वर्ष लिख दीजिए, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष लिख दीजिए, ठीक। और ये 5%, अब 2 वर्ष यहाँ पे जब कर रहे हैं, समय को जब आप दुगना कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट को आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/2% की दर से। अब आपका क्वेश्चन जो है मूल रूप से ये बन गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का अंतर निकालिए जब आपका प्रिंसिपल 6400 हो जाए और रेट आपका 5/2% हो जाए। समझ गए? ठीक है, तो आप निकाल दीजिए। D2 आपको निकालना है, अंतर ही निकालना है, D2 निकालना है। P कितना जाएगा? 6400 रुपया। परसेंट रेट कितना हो गया? 5/2, मतलब इसको 2.5 लिख लीजिए, इंटू 2.5 बाई 100 इंटू 100। ये दशमलव हटाएंगे तो फिर से 2 शून्य आ जाएगा, ठीक है। 6400 ये इधर 64 इधर कट गया, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 64। ओहो, अच्छा
अच्छा ये D2 है ना। क्या गलती हो गया भाई, D2 निकालना ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कर दिए 4 चौक 16, 16 चौके 64 रे यार 4। समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं, इस फॉर्मूला पे पुट कर दिया। D2 मतलब कि 2 साल का अंतर, यही हमको निकालना है। तो P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, P आपका 6400, आर आपका हो गया 2.5। इसको आप सोल्व करिएगा तो आप 4 आंसर आ जाएगा इजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। वाइन से भरी एक पीपे से 75 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। ठीक, मतलब कोई कंटेनर है, उसमें कुल वाइन है कुछ, अब कितना है पता नहीं, इसमें 75 लीटर निकाल करके उसकी जगह पानी भर देता है। ठीक है, और उसके स्थान पे डाल, इस मिश्रण से 60 लीटर निकाल करके फिर उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाता है। तो अब जो है पीपे में पानी और वाइन और पानी का अनुपात है 3:2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज़ निकाल करके फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर निकाल के फिर, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 75/x। ठीक, चूँकि यहाँ पे 75 निकाल रहे हैं पहला बार में। ठीक है, अगर 75 नहीं लेकर के आप ऐसे मानिए, अगर मान लिया, पहले आपको बता देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहे कि उसमें से अगर हम पहले A लीटर, मान लीजिए इसमें दूध भरा हुआ, A लीटर दूध निकाल के उसमें हम फिर A लीटर पानी डाल दिए, फिर उसमें दूसरा प्रोसेस अगर हम B लीटर पानी निकाल करके B लीटर मिश्रण निकाल के फिर B लीटर पानी डाल दिए, तो जो नेट इसमें क्वांटिटी जो बचेगा जिसको हम निकाल रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस A/x इंटू 1 माइनस B/x, और ये फर्दर ऐसा ही होते रहता है जितने बार आप करिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेम क्वांटिटी अगर निकाल रहे हैं, अगर हर बार A लीटर निकाल रहे हैं, तो आपको सीधा ऐसा हो जाएगा 1 माइनस A/x का जितना बार आप निकालिएगा उतना पावर। 3 बार निकाल रहे हैं 3 पावर, 4 बार निकाल रहे हैं 4 पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सेम क्वांटिटी निकाल नहीं रहे हैं, पहला बार में 75 लीटर निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर 60 लीटर निकाल रहे हैं, तो उस बार उस केस में हो जाएगा 1 माइनस A/x, फिर 1 माइनस B/x, और यहाँ पे A और B जो है जो बार बार वेरी कर रहा है, यहाँ 75 यहाँ 60, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है 75 लीटर पहला बार में, x जो यहाँ पे है ये कुल क्वांटिटी था पहले समय, मतलब इस कंटेनर में जितना है ना वाइन, उसी को x माना गया। चलिए ठीक है, फिर दूसरा बार में कितना निकाला गया है 60/x। अब कितना बच रहा है इसमें भाई, वाइन कितना बच रहा है, पीपे में वाइन और पानी का अनुपात दिया हुआ 3:2, मतलब कि 3 वाइन है और 2 पानी है, मतलब कुल 5 में से 3 है, वो 3 वाइन है कुल 5 है। ठीक है, 3/5 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्या होता है। तो इसको अगर सॉल्व करिएगा बेसिक से, तो यहाँ बन जाएगा क्वाड्रेटिक और बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक और विकल्प है कि आप ऑप्शन से जा सकते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे भाई क्या हम ट्राई करें, तो आप x का मान वो रखिए जो 75 से भी कटे और 60 से भी कटे। ठीक है, 75 से भी कटे और 60 से भी कटे, तो 375 तो 75 से कट रहा है 5 बार में, लेकिन 60 से नहीं कट रहा पूरी। ठीक है, तो इसमें अगर ट्राई करना रहेगा ना, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 300 का, क्योंकि 300 जो है 60 से भी कट रहा है 75 से भी कट रहा है। तो ट्राई करके देखिए, 1 माइनस 75/300 करेंगे तो 75 चौके 300 हो जाता है, तो 1/4 बच जाएगा। फिर 1 माइनस 60/300 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3/5 सर्टिफाई कर रहा है क्या, 4 में से 1 हो गया 3/4, और गुना 5 में से 1 4/5। हाँ, ये सर्टिफाई कर गया, इसका मतलब x का मान हो गया 300। मतलब जब आपको लगे कि क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, तो फिर वहाँ से आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन रख के देख लें बन जा रहा है। अगर बन जा रहा तो बहुत बढ़िया, आराम से ऑप्शन टिक करके निकल जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, 2 संस्थाओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, जब इन संस्थाओं के क्या है भाई, संख्याओं होगा शायद। 2 संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, और जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 49 बताया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसलिए इसको बाद में करेंगे। इसमें क्या है, एक बार हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। ठीक है,
एक साहूकार का दावा है कि वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धनराशि ऋण पर देता है, ठीक। लेकिन जब वह हर 6 महीने में इसकी गणना करता है तो वह चतुराई से विजय की धनराशि को मूलधन के रूप में शामिल कर देता है। तो उस ब्याज की प्रभावी दर क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या पता है, ये साधारण ब्याज को ये चक्रवृद्धि ब्याज में बदल दिया। क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर तो यही होता है कि साधारण ब्याज में आपको जो आपका जो प्रिंसिपल है उसी पे आप रेट लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। मान लीजिए 8% है तो पहला साल में पी का 8% होगा, ठीक है। फिर जो इसके अगले साल होगा तो वो भी पी का ही 8% होगा। इन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल है और पहला साल का ख़त्म होने के बाद अगर 8% लगा तो ये बन गया मान लीजिए क्यू, तब अगले साल जो है क्यू पे लगेगा 8%, ठीक है। तो यही काम जो है सो यहाँ पे साहूकार किया है, तो साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि में बदल दिया है, ठीक है। तो उसका प्रभावी दर कितना होगा? तो ठीक है, यहाँ पे 6 महीने में इसकी गणना करता है तो 8% का यहाँ पे सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था सक्सेसिव क्या होता है, x + y + x/100। 8 + 8 + 8 × 64 / 100, तो 16 जोड़ 64। ओहो, अरे रे, यहाँ पे 8% तो ये वार्षिक है ना, तो यहाँ पे तो आपको 6 महीने में इसका गणना करना है ना, तो रेट तो इसका आधा हो जाएगा तो 4% हो जाएगा ना। तो 4% हमको सक्सेसिव निकालना है। सॉरी, यहाँ पे हमको सक्सेसिव 4% का निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है फिर समझिए बात को। यहाँ पे 8% जो दिया वो वार्षिक दिया हुआ, वार्षिक साधारण ब्याज, मतलब ये जो रेट है वो एनुअली है, लेकिन यहाँ पे गणना तो कर रहा आपका 6 महीने में, तो 6 महीने में तो इसका आधा हो जाएगा ना, 8 का आधा 4%, तो 4% का आप सक्सेसिव निकालिए। तो 4 + 4 जोड़ 4 × 4/100, ठीक है। 8 जोड़ 16, तो 16 का हो जाएगा 0.16, मतलब 8.16%, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात 3:4 है। श्याम और देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस है, और इसमें हम आपको एक सजेस्ट करेंगे एक चीज़ कि क्वेश्चन को जो है ना एकदम जो हम बता रहे हैं उस तरीक़ा से याद रखिएगा, और जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए कहीं भी आए तो आपको इसी तरीक़ा से बनाना है, आप इसको एकदम नहीं भूलिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको ट्रिक बताएंगे इसमें बहुत, अरे ये सब छोटा सा क्वेश्चन में क्या ट्रिक करना है, ट्रिक आपको क्या पता कब आप भूल जाइएगा, आपको आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए आप इसमें बेसिक जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए राम, श्याम और ये वो घनश्याम जो है घनश्याम, ठीक है। राम और श्याम का बीच में है 3:4 का अनुपात, ठीक। और इसमें है श्याम के वेतन घनश्याम के वेतन 5:6 का है, इसका है श्याम और घनश्याम में 5:6, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, देखना है आपको कि यहाँ पे देखिए राम श्याम 3-4 है, फिर श्याम घनश्याम 5-6 है। अगर ये देखिए यहाँ पे अलग हो जा रहा है, यहाँ पे श्याम का 4 है, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ भी 4 रहता, यहाँ भी 4 रहता ना, तो सीधा हम बता देते कि 3:6 हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है राम घनश्याम का, राम और घनश्याम का पूछ रहा है, तो सीधा हम 3-6 बताते। लेकिन अभी हम 3-6 सीधा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्याम का 4 आ रहा है, यहाँ पे श्याम का 5 आ रहा। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो यहाँ पे हम बराबर करेंगे 4 और 5 को, ठीक है। तो 4-5 का एलसीएम ले लीजिए आप, क्या होता है 20। तो 20 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करिए, एक रो 5 से गुना करिए, ठीक है। इसको 4 से गुना करिएगा तो इसको भी 4 से गुना करिएगा, ठीक है। तो 5 दिया 15, 20, ये हो गया आपका 15-20। फिर ये कितना हो गया 20:24। फिर ये अब देखिए यहाँ पे श्याम दोनों जगह बराबर हो गया, क्योंकि श्याम ही ना कॉमन है, राम श्याम फिर श्याम घनश्याम दोनों इसमें कॉमन है श्याम, तो श्याम देखिए बराबर हो गया 20-20। अब आराम से लिख सकते हैं आप 15:20:24। ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ये हो गया आपका घनश्याम। अब जो पूछे आप बता दीजिए। अब इसमें श्याम घनश्याम पूछे, चाहे राम घनश्याम पूछे, चाहे घनश्याम राम, जो पूछे आप बता दीजिए, क्योंकि ये आपका मतलब रेडी फॉर आंसर वाला ये आ गया है फॉर्म में, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, राम और घनश्याम पूछ रहा था। राम घनश्याम 15:24 है, बता दिए, ये आंसर होगा। 3 से काटिए 3 बजे 15, 3 × 24, 5:8 आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो मतलब फॉरएवर कॉन्सेप्ट है आपका, हमेशा काम आएगा, इसमें कोई डाउट का बात ही नहीं है। सीधा जहाँ पे आपको कॉमन जो चीज़ कॉमन रहे उसको बराबर करिए, अगर अंतर दिखे बराबर कीजिए। यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 5 था,
इसको हम 4-5 के बराबर कर दिए, 20 बना दिए, इसको भी 20 बना दिए, खेला ख़त्म। और ट्रिक के चक्कर में रहिएगा ना, ट्रिक आपका कब स्लिप हो जाएगा और आपका ख़त्म हो गया एक क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है, ठीक। ए बी और सी डी को आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है, ठीक। ये मान लिया जाए ए है और ये बी है और सी डी है, मान लिया एक सी है और एक डी है। तो जब आगे बढ़ाने पे इसको इधर आगे बढ़ा दिए, इसको इधर आगे बढ़ा दिए, ठीक है। इसको पी मान लीजिए क्योंकि पी पे मिल रही है। तो यदि ए बी का मान 6.3 है, इसका 6.3 और बी पी का मान 4.5, ठीक है, 4.5 है और सी डी का मान 3.6 है, सी डी का मान 3.6। तो पी डी की लंबाई बताइए क्या होगा, पी डी, ये इसका एक्स मान लीजिए। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जीवा को जहाँ तक बढ़ाते हैं ना, ये एक्सटेंशन पॉइंट पी है, इसमें होता है पी बी गुना पी ए, इतना गुना फुट पूरा, पी बी गुना पी ए इज इक्वल टू पी डी गुना पी सी। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसे बैठाइए, पी बी का मान कितना है 4.5 गुना पी ए कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 6.3 और 4.5 को जोड़िए तो आएगा 10.8 बराबर पी डी तो आपका एक्स हो गया और पी सी कितना हो गया 6.3 प्लस एक्स, है ना। तो फिर इसको अगर सॉल्व करिएगा तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसमें आप फिर से क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन को पुट करिए क्या आता है। तो इसमें पहला क्या है 5.4, इसको पुट करिए, देखिए कितना आता है। इसको पहले तो आप जोड़ लीजिए, 8 5 13 3 में रहा 1, 10 या 14 1 15 बराबर x इंटू 3.6 प्लस एक्स, है ना। अब देखिए इसमें क्या 15.3 आ रहा। अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 5.4 तो 3.6 में 5.4 जोड़ेंगे तो 6 5 4 5 8 1 9, ये 9 आ गया और 9 गुना फिर 54 तो 5.4 इंटू 9, 9 36 4 मान ले 3, 9 45 3 48, ये तो नहीं आ रहा भाई, इसको हटाइए। अब ऑप्शन हम बी पे आता है, तो आगे आपका 3.5 इंटू 3.6 में जोड़िए तो 6 5 का हमने ले 1, 3 3 6 1 7, क्या ये आता है 35 गुना 71, 35 गुना 71 कीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 35 और 71 है ना, 35 गुना 71 35 हो गया, 7 5 मान ले 3, 7 21 3 24, 5 5 3 8, 24.50, ये भी नहीं आ रहा। अब उसके बाद फिर आप 4.8 पुट करिए तो आपका हो गया, अरे रे गलती तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ बराबर में 15.3 कहाँ से आएगा, यहाँ गुना है भाई, गुना है, ओहो यहाँ पे गुना है, हम जोड़ दिए वहाँ पे गलती से। 4.5 इंटू 10.8 इन बराबर x इंटू 3.6 इंटू 3.6 प्लस एक्स, है ना। यहाँ पे गुना था, सॉरी गलती थोड़ा सा हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा, एक्स का मान जो भी आएगा आप टिक कर लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाकी जो आएगा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका यही है, पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, ठीक है, ये वाला। एक कक्षा में कुल छात्रों के वजन का औसत 58.4 है। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन इतना बढ़ गया, ठीक। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बनाइएगा, कैलकुलेशन करके आप निकालिए और आपका इसका आंसर जो है सो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक। एक कक्षा में कुल छात्रों के वजन 58.4 है, ठीक है, और इसमें 62.8 किलोग्राम का लड़का जो है 5 को शामिल नहीं किया गया था, ठीक, ओके। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन इतना बढ़ गया, चलिए ठीक। तो देखिए इसमें क्या है कि 58.4 जो है औसत वो पूरे क्लास का था, ठीक है।
तो अगर इतना ही वजन का लड़का अगर आता, 5 आता, 10 आता, कोई कितना भी आता, तो क्या औसत पूरे क्लास का बढ़ता? नहीं बढ़ता, क्योंकि जितना औसत है उतना का ही लड़का आया। अगर औसत से कम वाला लड़का आता, 58.4 से कम वजन वाला लड़का आता, तो पूरा का औसत घट जाता, और इससे ज़्यादा का लड़का आएगा तो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि 62.8 किलोग्राम लड़का है 5 को, वो आ गया क्लास में, तो इसका तो स्वाभाविक है कि वो तो औसत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो लड़का आ रहा है उसका वजन औसत से कितना ज़्यादा है। तो देखिए 62.8 ये है, और औसत कितना है 58.4, तो यहाँ पे आ गया है आपका 4.4 का जो है, ये प्रत्येक लड़का का वजन इतना औसत से ज़्यादा है 4.4। तो अगर एक लड़का का वजन इतना ज़्यादा है औसत से, तो कुल 5 लड़का का वजन कितना होगा? तो 4.4 गुना 5, ये हो गया कुल वजन एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, क्या हो गया? एक्स्ट्रा वाला वजन हो गया। इसी एक्स्ट्रा वजन से जो है औसत बढ़ेगा या घटेगा, ठीक ना? तो ठीक है, तो और देखिए क्या कह रहा कि सभी कक्षा में छात्रों का औसत में इतना बढ़ गया, 0.55 बढ़ गया। ठीक है, तो मानते हैं कि कुल जो लड़का का संख्या है x है। ठीक है, कुल लड़का का संख्या कितना है? x है, तो 0.55 गुना x। ठीक, ओके। यहाँ पे आप देखिए बटा 10 कीजिए, इसको हटा के बटा 100 कीजिए, हटा के यहाँ से यहाँ 1 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 11 बार में, 11 से कट जाएगा 44 बार में। तो पहले जो लड़का का संख्या था, ओ अरे रे रे, कितना आ गया आपका? 11 से कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 40 आएगा ना, x का मान 40 आ गया। हाँ 40 आएगा, ओके। तो ये 40 का मान, ये 40 कब आया? ये 40 जो है ये वर्तमान में है, जब ये 5 को इंक्लूड करने के बाद ये 40 संख्या, क्योंकि ये जो 0.55 बढ़ा था ये कुल का बढ़ा था ना, इसको इंक्लूड करने के बाद। तो पहले कितना था? तो पहले तो 5 लड़का नहीं था ना, तो 40 में से 5 घटाना पड़ेगा आपको, आ जाएगा 35। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। कोई डाउट? यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन में लग रहा होगा क्या लिखा गया, लिखिए फिर से आपको लिख देता है। देखिए थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। देखिए कितना बढ़ा था लड़का का, कितना एक्स्ट्रा था? 4.4। ठीक है, एवरेज से लड़का का वजन कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा था? 4.4। कुल कितना लड़का है भाई? 5। तो कुल एक्स्ट्रा इतना ही एक्स्ट्रा वजन हो गया, ये जो है आपका एक्स्ट्रा वजन हो गया। ठीक है, इसी की वजह से आपका एवरेज बढ़ेगा। ठीक, तो कुल कितना बढ़ गया? 0.55। लड़का कितना है? x। ठीक, कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर देना है। इसमें दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से 10 के एक शून्य कटेगा, एक बचल रहेगा। 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 11 से काटेंगे 4 बार में 44, 10 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया? 40। ये जो 40 है ना, ये कुल लड़का संख्या है वर्तमान में, लेकिन ये पूछ रहा है प्रारंभ में तो 5 लड़का नहीं था ना, तो 40 - 5 कर देंगे तो हो जाएगा 35 आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी समान चाल से 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटा कम लगता है। 2.5। तो रेलगाड़ी को अपनी समान चाल से 192 किलोमीटर दूरी का देंगे, कितना समय लगेगा? बनाइए आप लोग। ठीक है, थोड़ा पेंसिल इसमें हो गया डिस्चार्ज, तो आपको हम हाथ से लिख के बताते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? देखिए मान लीजिए इसमें देखिए आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक तो आपका हो गया बेसिक वाला, एक आपका हो गया जो आपका ट्रिक है, उसको ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको हम ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक इसका ये है कि इसका चाल कितना था पहले? x। ठीक, अब इसमें बढ़ा दिया जाता है 20, तो x × x + 20। हाथ से लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, रुकिए 1 सेकेंड। नहीं तो रहने दीजिए, थोड़ा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि रुकिए देखते हैं हो पाएगा तो कर देते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो जो आपको बताएं बेसिक वाला, वो है ट्रिक वाला, वो है x × x + 20। ये पहले का चाल, ये बढ़ा हुआ चाल। ठीक है, बटा दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है। ये हो गया चाल गुना समय कितना है?
5/2 बराबर 300। तो ये इसको आप काटिए, 5 चौके 20, ठीक है, 4 दूनी 8, तो x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर हो गया 4 दूनी 8 तिहाई 2400। अब यहाँ पे पुट कर दिए, जो आएगा सो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आ सकता है, ये x इंटू एक्स प्लस 20, ये 2400 है। 2400 इसका मतलब कितना हो गया, इसको अगर हम देखा जाए तो 60 गुना 40 होगा क्या। तो x का मान अगर हम 40 पुट कर दें तो यहाँ पे 40 है, ये 60 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो x का मान हो गया आपका 40, ठीक है। x का मान यहाँ पे 40 आ गया। इसका मतलब पहले प्रारंभ का स्पीड कितना है 40। तो अब 40 की स्पीड से 192 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा, तो 192/40। इसको आप काट दीजिए, ठीक है। 4 से 4 देंगे 40, और 4 चौके 16, 4 32, हो गया 4.8 घंटा डी, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में फिर से करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत आराम से सारे क्वेश्चन को बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं बनाने का और समझाने का भी। तो आप लोग को अगर सब चीज़ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले